नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। दक्षिण अफ्रीका में हुई एक स्टडी में कहा गया है कि कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट से दोबारा संक्रमण का खतरा डेल्टा या बीटा वेरिएंट के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एक टिप्पणी को लेकर उन पर पलटवार करते हुए गुरुवार को कहा कि 3-4 बार भाजपा के साथ हाथ मिलाने वाली ममता की ओर से सिद्धांतों का पाठ पढ़ाया जाना अनुचित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ अब इस संस्था में खास भूमिका में नजर आएंगी। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सियासी खेल शुरू कर दिए हैं। कैप्टन की नई पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी का चंडीगढ़ के सेक्टर 9 में ऑफिस खुल गया है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य तय करते हुए 12,000 करोड़ की आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना को मंजूरी दे दी है। दक्षिण अफ्रीका में हुई एक स्टडी में कहा गया है कि कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट से दोबारा संक्रमण का खतरा डेल्टा या बीटा वेरिएंट के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है। इस स्टडी को वैज्ञानिकों ने गुरुवार को प्रकाशित किया। दक्षिण अफ्रीका की स्वास्थ्य व्यवस्था द्वारा इकट्ठा किए गए डाटा के आधार पर इस अध्ययन को अंजाम दिया गया है। यह अपनी तरह का पहला शोध है जो संक्रमण के स्तर पर ओमिक्रॉन वेरिएंट की क्षमता को दर्शाता है कि नया वेरिएंट ह्यूमैनिटी को भेद पाने में कितना सक्षम है। यह शोध पत्र अभी मेडिकल प्रीप्रिंट सर्वर पर अपलोड किया गया है और अभी तक इसका पीयर रिव्यू नहीं हुआ है। शोध पत्र के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका में 2.8 मिलियन मामलों में 35,670 मामले संभावित तौर पर दोबारा संक्रमण के हैं। ये आंकड़े 27 नवंबर तक के हैं। अगर एक व्यक्ति के पॉजिटिव होने का मामला 90 दिनों के अंदर और अंतर से आता है तो इसे री इन्फेक्शन माना जाता है। दक्षिण अफ्रीका के DSINRF सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एपिडेमियोलॉजिकल मॉडलिंग एंड डायरेक्टर जूलियट पुलिसियम ने ट्वीट किया कि हाल के दिनों में लोगों में दोबारा संक्रमण का मामला उनमें पाया गया जो कोरोना की पिछली 3 लहरों में संक्रमित पाए गए थे। इनमें से ज्यादातर डेल्टा वेरिएंट के संक्रमण के शिकार हुए थे। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एक टिप्पणी को लेकर उन पर पलटवार करते हुए गुरुवार को कहा कि 3-4 बार भाजपा के साथ हाथ मिलाने वाली ममता की ओर से सिद्धांतों का पाठ पढ़ाया जाना अनुचित है और अब तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियों को तय करना होगा कि उनकी प्राथमिकता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ना है या फिर कांग्रेस के खिलाफ। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ममता बनर्जी पर प्रधानमंत्री मोदी की तरह विधायकों एवं पार्टियों की तोड़फोड़ करने का आरोप भी लगाया और सवाल किया कि कहीं वह फासीवादी विचारधारा के रास्ते पर तो नहीं चल पड़ी है। गौरतलब है कि बुधवार को मुंबई में एक कार्यक्रम में तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा था कि राजनीति के लिए लगातार प्रयास आवश्यक है। राहुल गांधी पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए उन्होंने कहा था कि आप ज्यादातर समय विदेश में नहीं रह सकते हैं। यह पूछने पर कि क्या वह चाहती हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार सप्रसंग के अध्यक्ष बने, इस पर ममता बनर्जी ने कहा था कि अब कोई सप्रसंग नहीं है। सुरजेवाला ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि जब ममता सप्रसंग में नहीं है तो फिर वह इस गठबंधन के बारे में बात क्यों कर रही है। उन्होंने कहा कि ममता जी का हम सम्मान करते हैं लेकिन यह वही ममता जी हैं जो 1999 में भाजपा और राजग के साथ चली गई थी और वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री बन गई थी। 2001 में उन्होंने कहा था कि उन्हें भाजपा पसंद नहीं है और फिर कांग्रेस के साथ आ गई और मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा। 2003 में कांग्रेस फिर से नापसंद हो गई और भाजपा के साथ चली गई और भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार में खनन मंत्री बनी। उस वक्त ममता ने कहा कि भाजपा हमारी स्वाभाविक साझेदार है। मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ अब इस संस्था में खास भूमिका में नजर आएंगी। भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ पहले IMF को छोड़ना चाहती थी। वह 2 जनवरी 2022 में वापस हार्वर्ड विश्वविद्यालय जाकर शैक्षणिक कार्य करना चाहती थी लेकिन अब वह IMF में ही अपनी सेवाएं देंगी। उन्होंने प्रमोट कर IMF की फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। वह IMF में दूसरे नंबर का पद है। गीता गोपीनाथ वह
ज्यादा लोकप्रिय हैं और आईएमएफ ने गुरुवार को बताया कि ओकुमातो अगले साल की शुरुआत में अपना पद छोड़ देंगे, जिसके बाद गीता गोपीनाथ उनकी जगह कामकाज संभालेंगी। गोपीनाथ 3 साल से आईएमएफ में चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में कार्य कर रही हैं। इससे पहले खबर आई कि वह जनवरी 2022 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में फिर से शैक्षणिक कार्य शुरू करने वाली हैं, लेकिन उन्हें प्रमोशन देकर आईएमएफ में डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सियासी खेल शुरू कर दिए हैं। कैप्टन की नई पारी और नई पंजाब में लोक कांग्रेस पार्टी का चंडीगढ़ के सेक्टर 9 में ऑफिस खुल गया है। कल अमरिंदर सिंह दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रधान जेपी नड्डा से मीटिंग करेंगे। इसके लिए वह आज ही दिल्ली रवाना हो सकते हैं, जिसमें बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल को लेकर सीट शेयरिंग पर चर्चा करेंगे। बीजेपी से कैप्टन की मुलाकात की टाइमिंग भी उसी किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है, जिस पर अमरिंदर सिंह ने सियासी भविष्य दांव पर लगाया था। कैप्टन ने कहा था कि आंदोलन खत्म होने के बाद भाजपा से बात करेंगे। कल्याणी 4 दिसंबर को ही संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन खत्म करने पर फैसला लेने वाला है। कैप्टन ने कांग्रेस पर भी हमले तेज कर दिए हैं। कैप्टन ने अब कांग्रेस पर सियासी हमले शुरू कर दिए हैं। कैप्टन ने कहा है कि मैं जाति या धर्म के आधार पर राजनीति करने के सख्त खिलाफ हूं। सुनील जाखड़ को मुख्यमंत्री सिर्फ इसलिए नहीं बनने दिया गया कि वह हिंदू हैं, यह बहुत गलत है। कैप्टन ने कहा कि कांग्रेस में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है, यहाँ सबको बताया जाता है कि किसे क्या करना है। पंजाब की मौजूदा चरणजीत चन्नी की सरकार को लेकर भी अक्सर चर्चा रहती है कि सरकार के फैसले भी दिल्ली से तय किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य तय करते हुए 12,000 करोड़ की आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत कृषक उद्यमी, कृषक उत्पादक समूहों, सहकारी व मंडी समितियों को 6% ब्याज पर 2 करोड़ रुपए तक बिना गारंटी ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इससे अधिक धनराशि पर गारंटी देनी होगी। योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-2022 से 2031 और 32 तक इस परियोजना के लिए करीब 1220.92 करोड़ रुपए राज्य सरकार अपने खजाने से खर्चेगी। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत 1 लाख करोड़ का प्रावधान भी किया है। इसमें यूपी को 12,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अंतर्गत किसानों व उनके कल्याण से जुड़ी समितियों संस्थाओं को 3% वार्षिक ब्याज की रियायत यानी कि 6% पर 7 वर्ष के लिए ऋण मिल सकेगा। योजना से करीब 47 लाख किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। 1500 सहकारी संस्थाओं को एक मुश्त 60 करोड़ रुपए मार्जिन मनी सहायता दी जाएगी। इससे समस्त पैक्स एवं प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर कृषि अव्यवस्थापना के लिए विकास के लिए 240 करोड़ रुपए ऋण प्राप्त कर सकेंगे। इससे 1500 प्रत्यक्ष व 3000 अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए गृह विभाग के 4 प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। इसमें सबसे बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर प्रदेश के सभी थानों में कैमरे लगाए जाने को लेकर है। यूपी के सभी थानों पर 12 से 16 कैमरे लगाए जाने हैं। निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। इसके लिए बड़े बजट की आवश्यकता थी। उन्होंने बताया कि लगभग 300 करोड़ रुपए इसमें खर्चे जाएंगे। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। કોઈ બી બિઝનેસનો જે બેઝિક પ્રશ્ન હોય છે તે હોય છે માર્કેટિંગ. દરેકનો બિઝનેસ વધતા ઓછા પ્રમાણમાં ચાલતો તો હોય જ છે. તો મારા બિઝનેસમાં મને જે તકલીફ પડી રહી હતી એમાં એવું હતું કે ક્વોલિટી વર્ક હું લેવા જાઉં તો મારા બજેટની બહાર જતું રહેતું હતું. મારું નામ હર્ષ પટેલ છે. વે ટુ ફેશન WTF વસ્ત્રાપુર ખાતે મારી રેડીમેડ ગાર્મેન્ટની શોપ છે જે છેલ્લા 8 વર્ષથી હું ચલાવી રહ્યો છું. મારા મિત્ર થ્રુ મને એક એપ્લિકેશન વિશે જાણવા મળ્યું કે જેની અંદર આપણા રેગ્યુલર કસ્ટમર તો જે હોય એના સાથે તમે ટચમાં તો હોવ જ છો, પણ જે નવા કસ્ટમર આવે અથવા તો તમે જેમ કે ઇન્સ્ટાગ્રામ કે વોટ્સઅપ ઉપર જે ડિજિટલ માર્કેટિંગ કરતા હોય તો તેની સાથે સાથે હું માર્કેટિંગ કરી શકું છું. બ્રાન્ડ સ્પોર્ટ 365 સૌથી પહેલાં તો 7 દિવસનો જે ટ્રાયલ ફ્રી પેક હતો એ મેં યુઝ કર્યો. એનાથી મને સારી એવી મજા બી આવી અને એકદમ ઇઝી છે કે જેમાં મારે કોઈની જરૂર પણ નથી પડતી. હું મારી જાતે મારું માર્કેટિંગ કરી શકું છું. એ ફીચર્સ મને બહુ સારો લાગ્યો. ત્યારબાદ મને એવું લાગ્યું કે આપણે આના પેઇડ વર્ઝનમાં
જવું જોઈએ, જે મેં લીધું પેઇડ વર્ઝન એનું. ત્યારબાદ એની અંદર એવી સિસ્ટમ છે કે તમે અનલિમિટેડ ફ્રેમ ડાઉનલોડ કરી શકો છો અને તમારો લોગો, એડ્રેસ અને કોન્ટેક્ટ નંબર લગાવી અને તમારા કસ્ટમરને એપ્રોચ કરી શકો છો, જેનાથી મારો કસ્ટમરનો ફ્લો પણ વધ્યો અને મને ઇઝી પણ લાગ્યો આ યુઝ. મારે જે માર્કેટિંગનો એમ હતો, જેનું પરફેક્ટ સોલ્યુશન મને બ્રાન્ડ સ્પોર્ટ 365 આપ્યો. કોઈ ઝંઝટ નથી. લોગો અપલોડ, ઇમેજ ડાઉનલોડ અને શેર. બ્રાન્ડ સ્પોર્ટ 365 આસાન है. ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। कोरोना के सबसे संक्रामक वेरिएंट ओमिक्रॉन की भारत में एंट्री हो चुकी है। दक्षिण अफ्रीका में दुनिया का पहला केस मिलने के 9 दिनों बाद ही गुरुवार को कर्नाटक में इस वेरिएंट के 2 केस सामने आए। इधर राजस्थान में भी चिंता बढ़ गई है। प्रदेश में 7 दिन पहले दक्षिण अफ्रीका से जयपुर आए एक परिवार के 4 लोग पॉजिटिव आए हैं। इनमें दंपति समेत उनकी 2 बच्चियां पॉजिटिव मिले हैं। चिंता यह है कि वे आदर्श नगर में जिन 12 रिश्तेदारों से मिले हैं उनमें भी 5 लोग पॉजिटिव आए हैं। इनमें से एक 16 साल का बच्चा भी है। सभी को ओमिक्रॉन का संदिग्ध मानते हुए क्वारंटाइन किया गया है। अब जीनोम स्कैनिंग के लिए इनके सैंपल्स लिए गए हैं। रिपोर्ट में आने से पता चल सकेगा कि इनमें ओमिक्रॉन है या नहीं। राहत की बात यह है कि बच्चों को छोड़कर सभी वयस्कों को टीके की दोनों डोज लगी हुई हैं। उनमें कोरोना के लक्षण नहीं है और हालत गंभीर नहीं है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत ने बताया कि दक्षिण अफ्रीका से लौटे परिवार को ओमिक्रॉन का संदिग्ध मानते हुए अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। आपको बता दें कि यह परिवार 25 नवंबर को अफ्रीका से लौटा था। इसके बाद आदर्श नगर में रिश्तेदारों से मिला था। बुधवार को आदर्श नगर में रहने वाले परिवार का एक व्यक्ति संक्रमित आया, फिर सभी की जांच की गई। बीजेपी और कांग्रेस के लिए शनिवार का दिन बड़ा हो सकता है। इस दिन बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के गढ़ और गृह नगर में बड़े कार्यक्रम में शामिल होने पहुंच रहे हैं। इस दौरान सिंधिया को बड़ा झटका दे सकते हैं। पता चला है कि दिग्गी के करीबी और राघोगढ़ सीट से 2 बार विधायक रहे मूल सिंह दादा भाई के पुत्र हीरेंद्र सिंह को बीजेपी में शामिल करा सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया वे कांग्रेस का दामन छोड़कर कई समर्थकों के साथ सिंधिया की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। सिंधिया के करीबी एक नेता ने दावा किया है कि हीरेंद्र सिंह लंबे समय से सिंधिया के संपर्क में हैं। ऐसे में उनके बीजेपी में आने की अब तक केवल अटकलें ही लगती रही हैं। लेकिन राघोगढ़ के ITI ग्राउंड में सिंधिया का कार्यक्रम होना है। वहां गुरुवार को कलेक्ट्रेट और SP राघोगढ़ तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। उनके साथ हीरेंद्र भी मौजूद थे। उन्होंने भी प्रशासन के साथ वहां की व्यवस्थाएं देखी। आपको बता दें कि अभी तक कभी भी सिंधिया ने दिग्विजय के इलाके में सार्वजनिक कार्यक्रम या सभा नहीं की। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले केवल एक बार जयवर्धन सिंह के बुलावे पर वे राघोगढ़ के किले पर भोजन करने पहुंचे थे। उस समय सभा आयोजित नहीं की गई थी। बिहार भूमि दाखिल खारिज संशोधन विधेयक 2021 विधान परिषद से पास हो गया है। इस पर उच्च सदन में चर्चा भी हुई, लेकिन पूर्व मंत्री और जदयू के प्रवक्ता MLC नीरज कुमार ने इसे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से जोड़ दिया। नीरज कुमार ने कहा कि ऐसे व्यक्ति भी बिहार में हैं कि जिनके पास 2 नाम से जमीन है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पास तरुण नाम से भी जमीन है। संपत्ति की जो जानकारी उन्होंने दी है उसमें इस तरह की जमीन का विवरण नहीं दिया गया है। तो ऐसी जमीन के बारे में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री ने बताया कि दिया गया है कि ऐसी जमीन बेनामी हो जाएगी। नीरज कुमार ने कहा कि तरुण नाम से तेजस्वी यादव के पास वाली जमीन अगर सही होती है तो अब तक उनका दाखिल खारिज हो गया होता, लेकिन दाखिल खारिज नहीं करना, चुनाव लड़ना, चुनाव में जमीन के उस टुकड़े का खाता खतरा और तौजी जमाबंदी नंबर नहीं देना बेमानी है। ऐसी कितनी संपत्ति जो दान में मिलती है वह इस विधेयक के पास होने के बाद में खतरे में पड़ जाएगी। आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि जदयू के लोग लालू परिवार से बाहर निकल ही रहे और इस कारण बिहार हर स्तर पर पिछड़ा हुआ है और पिछड़ता ही जा रहा है। यह संकुचित मानसिकता की राजनीति को दर्शाता है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर गुरुवार को ओमिक्रॉन के 4 और संदिग्ध मरीज मिले हैं। इन्हें दिल्ली के लोक नायक अस्पताल में भर्ती कराया गया।
यहाँ बढ़ती मरीजों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। इसमें 8 मरीज कोरोना संक्रमित हैं, जबकि 2 मरीजों के रिपोर्ट का इंतजार है। एयरपोर्ट प्रशासन के अनुसार गुरुवार को देर शाम तक विदेश से 7 फ्लाइट दिल्ली आई। इनमें से आए करीब 3000 लोगों की जांच की गई। जांच के दौरान फ्रांस से आए 3 और लंदन से आया 1 मरीज कोरोना संक्रमित पाया गया है। इन सभी के सैंपल की जीनोम स्कैनिंग की जा रही है। वहीं लोकनायक अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को मिले कोरोना संक्रमित मरीजों की रिपोर्ट कल शाम तक मिल सकती है। डॉक्टर जीएसके वेलू ने कहा है कि दिल्ली सरकार के साथ मिलकर नए वेरिएंट की जांच को तेज करने की तैयारी की जा रही है। साथ ही दिल्ली में लैब की संख्या बढ़ाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर केंद्र के साथ दिल्ली सरकार सतर्क है। ओमिक्रॉन को लेकर दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर सतर्कता बढ़ाते हुए विदेशी उड़ानों से आने वाले हर यात्री के लिए आरटीपीसीआर की जांच अनिवार्य कर दी गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सतीश जैन ने कहा है कि दिल्ली में पिछले कुछ महीनों से कोविड मामले और पॉजिटिविटी रेट काफी कम है, पर कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन चिंता का विषय है। इस वजह से विदेश से आने वाले हर यात्री की इस कारण आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए प्रोटोकॉल लागू कर दिया गया और उन्हें 7 दिन के लिए क्वारंटाइन में रहना आवश्यक होगा। राज्यसभा सांसद और तृणमूल कांग्रेस नेता डेरेक ओब्रायन ने भी यूपीआई पर निशाना साधा है और कहा है कि हमें नई शुरुआत करनी होगी। उन्होंने कहा है कि विपक्ष को यह एहसास होना चाहिए कि जो राजनीतिक गठबंधन केंद्र में 2004 में सत्ता में आया था, अब वह अस्तित्व में नहीं है। एक दिन पहले ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महाराष्ट्र दौरे पर यूपीए पर सवाल उठाए थे। महाराष्ट्र यात्रा के दौरान सीएम बनर्जी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार समेत कई नेताओं से मुलाकात की थी। गुरुवार को टीएमसी सांसद से सवाल पूछा गया था कि क्या टीएमसी को लगता है कि विपक्षी दलों के नेतृत्व में बदलाव होना चाहिए। इस पर ओब्रायन ने कहा कि हमें लगता है कि यूपीए का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ एक नई शुरुआत की जरूरत है। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्यसभा में सांसदों के निलंबन और अन्य मुद्दों पर सदन में विपक्षी मोर्चों का टीएमसी हिस्सा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में लोगों के विचार अलग होते हैं और हमारे विचार साझा करते रहेंगे और हमें हर चीज का विरोध करने की जरूरत नहीं है। ओब्रायन ने कहा कि यह पूरी तरह से तथ्यात्मक है। हम यहाँ उस बात का बचाव करने के लिए नहीं आए। यदि आप सप्रसंग के इतिहास पर गौर करें तो पाएंगे कि 13 मई 2004 को चुनाव नतीजे आए थे। शासन के लिए 16 या 17 मई को सप्रसंग का गठन हुआ था। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक कार्यक्रम में शिरकत की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रजातंत्र की ताकत और खूबसूरती यही है कि हम बहस करते हैं, संवाद करते हैं, जिसमें कभी सहमत होते हैं तो कभी असहमत होते हैं। पीएम मोदी के आने के बाद राजनीति की संस्कृति बदल गई है। 2014 के पहले वोट बैंक विभाजन की राजनीति होती थी, लेकिन 2014 के बाद सारी पार्टियां अब विकास सरकार के प्रदर्शन पर बात करने लगी हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी के मुकाबले में जो भी पार्टियां हैं वो परिवारवाद वाली पार्टियां हैं। परिवारवाद की राजनीति देश के लिए चिंता की बात है। वंशवाद की राजनीति बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। पहले राजनीति में लोग मेवा खाने के लिए आते थे, लेकिन पीएम मोदी के आने के बाद राजनीति में वही रहेगा जो सेवा करेगा। ये राजनीति संस्कृति बीजेपी ने देश में बनाई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि 1,93,000 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि के तहत दिए गए। एमएसपी की चर्चा होती है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पीएम मोदी ने ही लागू की है। स्वामीनाथन योजना में पीएम मोदी ही लेकर आए हैं। कृषि कानून लागू होने के बाद जितने चुनाव हुए उनमें बीजेपी ही जीती है, लेकिन उन कानूनों को प्रधानमंत्री मोदी ने देश हित देखते हुए वापस लिया है। इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है।
केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कई मुद्दों पर अपने विचार शेयर किए। अमेठी की राजनीति से लेकर देश की राजनीति तक फिर अपनी किताब लाल सलाम पर केंद्रीय मंत्री के सवालों के जवाब दिए गए। ईरानी ने कहा कि राजनीति रिश्ते बनाने की जगह नहीं है, लेकिन लोक नीति कहती है कि महिला सांसद बनकर आए और दीदी बनकर रह जाए, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। ईरानी ने कहा कि अमेठी में बाईपास कृषि विज्ञान केंद्र खोलने का वादा पूरा कर दिया गया है। अमेठी में डीएम का ऑफिस, मेडिकल कॉलेज खोलने का वादा किया गया था, वो भी पूरा किया गया है। मैं तो 2 साल से ही सांसद हूँ, वो तो 50 साल तक सत्ता में रहे, वो अमेठी के लोगों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया नहीं करा पाए। अपनी किताब लाल सलाम पर उन्होंने कहा कि मेरी ये किताब काल्पनिक है। इस किताब का विचार आज से 10 वर्ष पहले एक टेलीविजन डिबेट में उत्पन्न हुआ था। उस डिबेट में 76 सीआरपीएफ के जवानों की नक्सलियों की हमले में शहादत पर चर्चा हो रही थी, जिसमें लेफ्ट के एक नेता ने कहा था कि सीआरपीएफ के जवानों ने वर्दी पहनी थी तो उन्हें शहीद होने के लिए तैयार रहना चाहिए था। उसी का जवाब देने के लिए मैंने एक किताब लिखी। फिर इसी बात को लेकर अपने विचार मैंने कलम के जरिए पन्नों पर रखे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बर्ताव पर सवाल उठा दिए हैं। सीएम बघेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद बनर्जी के व्यवहार में बदलाव आया है। हाल ही में 3 दिनों के दौरे पर महाराष्ट्र पहुंची बंगाल की सीएम ने शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं से मुलाकात की थी। साथ ही उन्होंने इशारों में कांग्रेस पार्टी पर भी सवाल खड़े किए थे। दूसरे दिन छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने गुजरात मॉडल की तुलना छत्तीसगढ़ मॉडल से की और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि गुजरात मॉडल कहीं भी दिखाई नहीं देता है। गुजरात मॉडल 7 साल में कोई नहीं जान पाया ये क्या है। अब बीजेपी के लोग भी गुजरात मॉडल की चर्चा नहीं करते हैं। छत्तीसगढ़ मॉडल लोगों की आमदनी बढ़ाने का जरिया है, जिसकी शुरुआत किसानों की कर्ज माफी से हुई। गुजरात मॉडल से बेरोजगारी बढ़ी है। बंगाल के सीएम को लेकर उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जब सीएम बनी तो अच्छी मुलाकात हुई, लेकिन फिर पीएम से मिलने के बाद उनका रवैया बदल गया। पीएम से उनकी क्या बात हुई ये सामने आना चाहिए। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के दोबारा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनाए जाने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा है कि सोनिया जी हमारी नेता, पर राहुल गांधी फिर से पार्टी की कमान संभालें। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने गुरुवार को नाम लिए बगैर विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि लोगों का मूड हमेशा खराब रहता है। वहीं कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया प्रमुख रोहन गुप्ता ने इस दौरान किसान आंदोलन का मुद्दा उठाया और कहा कि भाजपा की गलती की सजा किसान क्यों भुगतेगा। इससे पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कार्यक्रम हिस्सा बने थे। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि महामारी की चुनौती के बाद देश बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार है। कुछ लोगों का मूड हमेशा ऑफ रहता है, देश का मूड हमारे साथ है। पिछले 7 साल में प्रधानमंत्री के खिलाफ सबसे ज्यादा शब्दों का प्रयोग किया गया, फिर भी आरोप लगाना है कि लोकतंत्र खतरे में है। ये बोलने की आजादी के बिना कैसे संभव होता है। वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया प्रमुख रोहन गुप्ता ने कहा कि देश का मूड बदल चुका है, देश को अपनी समस्या का हल मिल गया है। बीजेपी को हराओ, जैसे हिमाचल में उपचुनाव में बीजेपी का मुंह की खानी पड़ी तो दूसरे दिन डीजल पेट्रोल के दाम कम हो गए। रोहन गुप्ता बोले, झोला उठाने वाले फकीर नहीं होते और माफी मांगने वाले वीर नहीं होते, ये पुरानी कहावत है। रोहन गुप्ता ने कहा कि किसान आंदोलन में अगर कोई असामाजिक तत्व या खालिस्तानी घुसपैठ की थी तो सरकार क्या कर रही थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में हो रही लगातार बढ़ोतरी के कारण देश में आसमान छूती पेट्रोल और डीजल की कीमत को नियंत्रित करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने दीपावली के पहले अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। आम जनता को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाने का ऐलान किया था। इसके कारण पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत क्रमशः 5 रुपए और 10 रुपए की राहत उपभोक्ता को मिल चुकी है। केंद्र सरकार की इस कटौती के बाद राज्य सरकारों पर भी अपने हिस्से के टैक्स में कटौती करने का दबाव बना। कई राज्यों ने भी जनता को राहत देने के लिए केंद्र सरकार के फैसले के बाद कई राज्य सरकारों ने भी अपनी ओर से वैट की कटौती की और जनता को राहत दी। केंद्र सरकार के साथ जनता को राहत देने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड, त्रिपुरा, बिहार, गुजरात, सिक्किम जैसे बीजेपी शासित राज्य शामिल थे। इसके साथ ही उड़ीसा सरकार ने भी वैट की कीमत में कटौती करके अपने प्रदेश की जनता को राहत दी। यूपी सरकार ने पेट्रोल पर 7 रुपए वैट की कमी की और डीजल पर 2 रुपए कम कर दिए। इसके साथ ही बिहार सरकार ने पेट्रोल पर 3 रुपए 20 पैसे और डीजल पर 3 रुपए 90 पैसे वैट की कटौती की। बिहार सरकार की कटौती काफी महत्वपूर्ण मानी जा सकती है।
क्योंकि बिहार में शराबबंदी के बाद पेट्रोल और डीजल ही सरकार की आमदनी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। गैर बीजेपी शासित राज्यों ने आनाकानी करते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमत में केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद सभी बीजेपी शासित राज्यों ने भी इसकी कीमत में कटौती के लिए अपनी वैट दर में कमी की, लेकिन गैर बीजेपी शासित राज्यों ने अपनी ओर से कोई कमी नहीं की थी। हालांकि महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर ये राज्य लगातार निशाना साधते रहे, लेकिन महंगाई पर नियंत्रण के लिए जब केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल में एक्साइज ड्यूटी में कटौती की, तब गैर बीजेपी शासित राज्य जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र ने वैट दरें कम नहीं की। इसको लेकर के भी सभी अपने अपने तर्क दे रहे थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।